नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम लोग यहाँ पर एक जीके सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो होने वाली है आपकी, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हम रेगुलर एक क्विज़ अपलोड करेंगे और आप उसको अटेंड करके मुझे बता सकते हो कि आपके कितने नंबर आए हैं या फिर कितने आपने सही आंसर दिए हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये काफ़ी अच्छी एक तरीके से जीके क्विज़ रहेगी, तो इसलिए इसको पूरा देखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कितने नंबर आपको मिले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि यहाँ क्विज़ है तो इसलिए मैं 4 के 4 ऑप्शन भी पढ़ूंगा, तो बीच में कमेंट करके मत बताइएगा कि जो ऑप्शन है वो मत पढ़िए, क्योंकि मैं ऑप्शन पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुसार बुद्ध अलौकिक शक्तियों वाले सामान्य पुरुष थे? बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक शाखा है हीनयान, दूसरी है महायान। अब हमको बताना है कि कौन सा जो शाखा है वो ये मानती है कि बुद्ध अलौकिक शक्तियों वाले सामान्य पुरुष थे। हीनयान, महायान, बौद्धायान या श्वेतायान। तो जाहिर सी बात है ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीनयान। हीनयान के अंदर जो लोग हीनयान में भरोसा करते हैं बौद्ध धर्म के अंदर, वो ये मानते हैं कि जो बुद्ध थे वो कोई मतलब भगवान नहीं थे, बल्कि वो एक अलौकिक शक्तियों वाले महापुरुष थे। ठीक है, सामान्य पुरुष थे वो। जबकि जो महायान वाले हैं, महायान वाले जो है वो भगवान बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध को जो है भगवान मानते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। जितने भारत में ज़्यादातर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसी महायान के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रक का वर्णन किया गया है? तो कौन सी अनुसूची हमें ये बताती है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ का प्रशासन और नियंत्रण कैसा होगा, या फिर जो नियंत्रक होगा वो कैसा होगा, वहाँ का प्रशासन कैसा होगा? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं भारत के अंदर, उसके नियंत्रण का और उसके प्रशासन का जो है वर्णन किया गया है। हालांकि कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, इन यहाँ पर जो है ये अनुसूची लागू नहीं होती। ठीक है, बाकी सभी जगह लागू होती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि जुखाम और इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? जुखाम और इन्फ्लुएंजा होने का कौन सा कारण है? जीवाणु, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ? तो जो जुखाम और इन्फ्लुएंजा यानी कि जो फ्लू होता है उसका मेन जो कारण है वो है वायरस। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वायरस है जिसका नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए, राइनो वायरस। सामान्यतः ज़्यादातर जो रोग होते हैं वो इसी वायरस की वजह से होते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। राइनो वायरस मतलब सबसे ज़्यादा बीमार करने वाले कॉमन मतलब ये वायरस है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो सीबीआई है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1963 में, 1921 में या 1985 में? तो सीबीआई की स्थापना हुई थि 1963 में, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? आधुनिक भारत के निर्माता कौन माने जाते हैं? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, और इसका कारण ये है। अच्छा चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनका जो कार्यकाल था भारत में गवर्नर जनरल के तौर पे, वो 1848 से 1856 के बीच में रहा। और इन्होंने भारत में बहुत से जो आज की डेट में आप देखते हो चीज़ें, इन्होंने मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आधारशिला रखी थी। जैसे कि अगर हम बात कर लें 1853 में जो मुंबई और ठाणे के बीच में जो पहली रेलवे लाइन जो मतलब शुरू हुई थी, तो वो इन्हीं के टाइम पे शुरू हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कलकत्ता और आगरा के बीच में जो टेलीग्राफ वाला जो सेवा है वो भी उस वक्त शुरू की थी। आज की डेट में जो लोक निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी जो विभाग है, उसकी शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही
नहीं हुई थी, तो इनको आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भारत के गवर्नर जनरल जब भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, जेम्स फोर्ड या लॉर्ड इरविन। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल है, और इन्हीं के टाइम पे जो है ये जो अधिनियम था ये पारित हुआ था। तो इस अधिनियम के बाद ही जो है जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वाइसरॉय की जिम्मेदारी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस पक्षी की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है? इनमें से कौन सा पक्षी है जिसकी आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है? मोर, शुतुरमुर्ग, उल्लू या सारस? तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है ऑप्शन बी वाला शुतुरमुर्ग। आप सभी लोग शुतुरमुर्ग के बारे में जानते होंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ये उड़ नहीं सकता और इसका दिमाग जो होता है वो इसकी आँखों से इसकी जो आँखें होती हैं वो इसके दिमाग से बड़ी होती हैं। जिस तरीके से ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, उसी तरीके से शुतुरमुर्ग भी बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगम युग का संबंध है। संगम युग, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा संगम काल के बारे में। तो कहाँ से इसका संबंध है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वीय भारत या पश्चिमी भारत? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो है संगम काल था। जो कृष्णा नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, दक्षिण की तरफ का क्षेत्र, उस इलाके को जो है संगम काल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, जिसमें हम बहुत से वंशों के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं चेर, चोल, पांड्य, तो ये सब संगम काल के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहाँ से संबंधित है संगम युग? दक्षिण भारत से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके खिलाफ लड़ा था? वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, और ये किसके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगलों के खिलाफ या टीपू सुल्तान के खिलाफ? तो ये जो युद्ध था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा था। मैंने आपको बता दिया कि 1760 में ये लड़ा गया था, और इसी युद्ध के बाद से जो ब्रिटिश लोग थे उनकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि भारत में एकाधिकार हो गया था। मतलब उन्होंने काफ़ी हद तक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया था। हालांकि उस वक्त भी फ्रांसीसी का काफ़ी जगह कब्जा था, लेकिन एक छत्र राज लगभग इनका इसी युद्ध के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, कौन से युद्ध के बाद? वांडीवास के युद्ध के बाद। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन से मेट्रो शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो कौन से मेट्रो शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है जनगणना 2011 के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मुंबई। सबसे ज़्यादा जो आबादी है मेट्रो शहरों में, वहाँ पर पहले नंबर पे मुंबई है, दूसरे स्थान पे फिर दिल्ली आता है, फिर कोलकाता आता है, और उसके बाद चेन्नई आता है। तो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आता है? मुंबई आता है, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे पे कोलकाता और चौथे पे चेन्नई। दोस्तों अब एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ, तो अगर आपको ये क्विज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बाद में फिर मैं इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ाऊंगा तो अभी उतने बच्चे देखते नहीं हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता कि बहुत बड़ी वीडियो या फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का, तो कोई फ़ायदा उसका जो है देखने को मिलेगा नहीं। वीडियो एक बार डालो, फिर अगर 2-4 दिन के अंदर उसको अगर अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर उसमें फिर वो वीडियो ही गायब हो जाती है, मतलब वो रैंकिंग में भी नहीं आती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्वेश्चन बाद में बढ़ाऊँगा, अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। वीडियो लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। आप में से कई लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते, इसलिए लाइक ज़रूर करिएगा। और इसका आंसर मुझे बता दीजिए कि 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? केरल, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।